हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। आज हम बच्चों अपना चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं, दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हाँ सर, स्टार्ट करिए सर, जल्दी स्टार्ट करिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिपॉजिट्स लेने के लिए ये जो चैप्टर है ये बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी कंपनीज को नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उनको आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है, उनको अपना स्पेशल एक्ट फॉलो करना होता है, ठीक है। लेकिन अदर कंपनियों को ये डिपॉजिट चैप्टर एप्लीकेबल होता है और उन कंपनियों में हम बाइफोर्केशन करते हैं। क्या बाइफोर्केशन करते हैं मेरे बच्चा? प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी मेंबर्स से तो पैसा ले सकती है, डिपॉजिट्स ले सकती है, लेकिन पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकती, नहीं ले सकती। पब्लिक कंपनी में एलिजिबल कंपनी और नॉन एलिजिबल कंपनी। एलिजिबल कंपनी क्या होगी हम आगे जाकर देखेंगे। एलिजिबल कंपनी जो है वो मेंबर्स से भी पैसा ले सकती है और पब्लिक से भी पैसा ले सकती है, लेकिन नॉन एलिजिबल कंपनी मेंबर्स से तो ले सकती है लेकिन पब्लिक से नहीं ले सकती। यानी इन शॉर्ट कहे तो मेंबर से तो सारी कंपनियां ले सकती है, चाहे वो पब्लिक एलिजिबल हो, चाहे वो पब्लिक नॉन एलिजिबल हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, लेकिन डिपॉजिट से सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनी ले सकती है। ओके सर, अगर आपको ये जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा इसमें कॉन्ट्रावेंशन हो जाता है सेक्शन 73 76 में, तो कंपनी के ऊपर बेटा क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या पेनल्टी लगाई जाएगी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के साथ क्या होगा। तो कंपनी को बेटा डिपॉजिट तो वापस करना ही पड़ेगा प्लस उसके ऊपर का इंटरेस्ट, लेकिन साथ ही साथ उसके ऊपर फाइन लगेगा, जिसकी मिनिमम लिमिट कैसे निकालेंगे? 1 करोड़ और 2 टाइम्स ऑफ डिपॉजिट्स विच एवर इज लोअर, और जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 10 करोड़ रुपए। जी हां, और ऑफिसर के ऊपर इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम 7 साल का, और यहां पर ध्यान रखिएगा बेटा एंड है, यानी जेल तो जाना ही पड़ेगा, साथ में फाइन मिनिमम 25 लाख से लेकर मैक्सिमम 2 करोड़। और अगर यह पता चल गया कि भैया फ्रॉड का इन्वॉल्वमेंट था तो सेक्शन 447 भी ट्रिगर हो जाएगा। ओके सर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर डिपॉजिट्स होता क्या है? डिपॉजिट्स की डेफिनेशन बेटा सेक्शन 2 क्लॉज 31 में दी गई है। बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन है क्योंकि मेन पोर्शन जो कवर होता है वो कहां कवर होता है? रूल्स में कवर होता है। डिपॉजिट इंक्लूड्स, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। क्या कहती है? कोई भी मनी अगर कंपनी को मिल रही है, चाहे डिपॉजिट की फॉर्म में, चाहे लोन की फॉर्म में, चाहे एनी अदर फॉर्म में अगर मिल रही है, तो भैया हम उसे कहेंगे लेकिन बट डज नॉट इंक्लूड, इसमें कुछ चीजें नहीं आती। कौन से अमाउंट नहीं आते? जो कि प्रिस्क्राइब करे जाएंगे। किससे बात करके सीजी प्रिस्क्राइब करेगी? आरबीआई से बात करके प्रिस्क्राइब करेगी। वो अमाउंट्स नहीं आएंगे और एग्जाम में वही इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या डिपॉजिट नहीं है ना। ओके सर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से अमाउंट्स डिपॉजिट नहीं माने जाएंगे? गवर्नमेंट, जी हां, अगर पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी से मिल रहा है, या कोई ऐसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जिसे पार्लियामेंट के एक्ट में बनाया गया है या स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट से बनाया गया है, उस अथॉरिटी से पैसा मिल रहा है, या कोई और सोर्स से जिसकी रीपेमेंट की गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने दी हुई है, तो वहां पर इसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, भले ही कंपनी ने पैसा क्यों ना लिया हो। फॉरेन सोर्स, जी हां, अगर पैसा फॉरेन की गवर्नमेंट, फॉरेन बैंक से, इंटरनेशनल बैंक से, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एज पर फेमा की गाइडलाइंस में मिल रहा है, तो भैया उसको भी क्या नहीं माना जाएगा? डिपॉजिट्स नहीं माना जाएगा। बैंक, अमाउंट एज लोन और फैसिलिटी फ्रॉम, अगर पैसा बैंकिंग कंपनी से मिल रहा है, एसबीआई से मिल रहा है, या एसबीआई की सब्सिडियरी बैंक से मिल रहा है, या अगर कोई नोटिफाइड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिल रहा है, कोऑपरेटिव बैंक से मिल रहा है, तो उस केस में नहीं माना जाएगा। प्लस पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि एलआईसी, आईडीएफसी, सो अगर कोई अमाउंट लोन या फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिल रहा है तो वो भी डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। ओके, दूसरी कंपनी से अगर कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को पैसा दे रही है, इंटर कॉर्पोरेट जिसको हम बोलते हैं, वो भी नहीं मिलेगा। अगर पैसा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से मिल रहा है, डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड से मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से मिल रहा है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और म्यूचुअल फंड से मिल रहा है, तो ये सारे केसेस, क्योंकि सेबीआई अलग से रेगुलेशन बना के बैठा हुआ है, इसलिए यहां से इसे डिपॉजिट्स के दायरे से बाहर कर दिया गया। कॉमर्शियल पेपर, लेकिन कॉमर्शियल पेपर का ध्यान रखना, आरबीआई गाइडलाइंस,
कोई भी अमाउंट अगर कॉमर्शियल पेपर या सिमिलर इंस्ट्रूमेंट जो कि आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करके इशू करके पैसा उठाया है वो भी डिपॉजिट्स में फॉल नहीं करेगा। सब्सक्रिप्शन फॉर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई भी अमाउंट सिक्योरिटीज की सब्सक्रिप्शन के लिए आता है, एप्लीकेशन मनी अमाउंट आता है, तो 60 दिन का टाइम होता है, 60 दिन का टाइम होता है कि आप या तो 60 दिन में सिक्योरिटीज अलॉट कर दो या 60 दिन में आप ये डिसाइड कर लो कि भैया पैसा रिफंड करना है। अगर 60 दिन कंप्लीट हो गए, सिक्योरिटी अलॉट नहीं हुई है, तो विद इन 15 डेज फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ दैट 60 डेज, विद इन 15 डेज यानी 60 डेज खत्म होने के बाद यहां से 15 डेज के अंदर मनी रिफंड कर देना, तब वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर रिफंड नहीं किया तो डिपॉजिट मान लिया जाएगा और बुक एडजस्टमेंट्स को रिफंड नहीं ट्रीट किया जाएगा। ओके सर। फिर आते हैं सिक्योर्ड बॉन्ड और सिक्योर्ड डिबेंचर्स। अगर सिक्योर्ड बॉन्ड है और सिक्योर्ड डिबेंचर है जिन पर फर्स्ट चार्ज है या पारी पासु फर्स्ट चार्ज है, या तो फर्स्ट चार्ज है या रैंकिंग पारी पासु विद फर्स्ट चार्ज है, ठीक है, तो उस केस में भैया हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। जिसपे कि कौन से एसेट्स पर है, एक्सक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट्स पर है। कंपलसरी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, डिबेंचर्स विद इन 10 ईयर्स। अगर कोई कंपलसरी बॉन्ड्स हैं जो कन्वर्ट होने वाले हैं इक्विटी में, या डिबेंचर्स हैं जो कन्वर्ट होने वाले हैं कितने सालों में, 10 सालों के अंदर कन्वर्ट होने वाले, वो भी ऑप्शनली नहीं, कंपलसरी, तो उस केस में उसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, अगर डिबेंचर्स नॉन कन्वर्टेबल है बट वो लिस्टेड है, कहां लिस्टेड है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर, और ठीक है जिनका कोई भी चार्ज क्रिएटेड नहीं है, मतलब सिक्योर्ड नहीं है यानी अनसिक्योर्ड है, तो उस केस में उन्हें भी कहां फॉल किया जाएगा मेरे बच्चा, डिपॉजिट्स नहीं माना जाएगा। नाउ इंपॉर्टेंट आता है डायरेक्टर से कब पैसा ले सकते हैं और डायरेक्टर के रिलेटिव से कब पैसा ले सकते हैं। तो अगर आपकी कंपनी जो पैसा ले रही है वो पब्लिक कंपनी है तो वो डायरेक्टर से पैसा ले सकती है, और अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो वो डायरेक्टर से भी पैसा ले सकती है और डायरेक्टर के रिलेटिव से भी पैसा ले सकती है। लेकिन दो बातों का ध्यान रखना, एक तो डिक्लेरेशन ले लेना राइटिंग में, ठीक है, क्या डिक्लेरेशन की ये जो पैसा कंपनी को मिला है वो डायरेक्टर या उसके रिलेटिव ने किसी और से बोरो, लोन या डिपॉजिट्स के तौर पे नहीं लिया है। हाउएवर गिफ्ट चलता है, हमारे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन भी है, ठीक है। और कंपनी को ये डिटेल्स मनी की कहां पर दिखानी पड़ेगी, बोर्ड रिपोर्ट में मेरे बच्चा डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ओके सर, तो ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर वाला। नेक्स्ट पॉइंट एम्प्लॉय वाला भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार पूछा जाता है। एम्प्लॉय से पैसा ले सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट वाला ले सकते हैं या नॉन इंटरेस्ट वाला, तो भैया नॉन इंटरेस्ट वाला ले सकते हो, नॉन इंटरेस्ट वाला, और वो भी मैक्सिमम कितने अमाउंट तक ले सकते हो, उसकी एनुअल सैलरी से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, तब हम उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे, ठीक है। ओके सर। क्या कंपनी अपने प्रमोटर से पैसा ले सकती है एज अ डिपॉजिट लोन? बिल्कुल ले सकती है। तो कई बार ऐसा होता है कि भैया जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कंडीशन लगा देते हैं कि जब तक प्रमोटर पैसा नहीं लाएगा हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे। उस सिनेरियो में प्रमोटर या प्रमोटर का रिलेटिव पैसे दे सकता है, लेकिन जिस दिन उस बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा रीपे हो जाएगा ना, उसी दिन भैया ये हमें भी एग्जम्पशन चला जाएगा, हमें उसका पैसा प्रमोटर का वापस कर देना पड़ेगा। सो लोन बाय प्रमोटर और देयर रिलेटिव और बोथ ड्यू टू द कंडीशन इंपोज्ड बाय द लैंडिंग इंस्टीट्यूशन और बैंक ऑन प्रमोटर्स टू कंट्रीब्यूट, एग्जम्पशन कब तक मिलेगी, टिल लोन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक रीपेड। नेक्स्ट चलते हैं, निधि कंपनी। अगर निधि कंपनी को सेक्शन 406 के हिसाब से जो रूल्स बने हुए हैं पैसा ले रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चिट फंड एक्ट के हिसाब से चलता है, वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स सेबी के हिसाब से चलती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी। स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी में ध्यान रखना कितना पैसा आना चाहिए, कम से कम 25 लाख या उससे ज्यादा आना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? स्टार्टअप कंपनी को मिलना चाहिए। ओके, सिंगल ट्रांचे, जी हां सिंगल ट्रांचे में आना चाहिए, फ्रॉम अ सिंगल पर्सन आना चाहिए, बाय वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट। कन्वर्टेबल नोट, और ये नोट कब कन्वर्ट हो जाएगा? या तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा
या पे हो जाएगा नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के अंदर या तो कन्वर्ट हो जाएगा या पैसा वापस दे दिया जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जम्पशन है डिपॉजिट्स के केस में। ओके सर। देन अगर ट्रस्ट की फॉर्म में नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अमाउंट मिल रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अमाउंट रिसीव्ड और हेल्ड इन ट्रस्ट। उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड इन कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर भैया आपको धंधा करने के लिए पैसा मिल रहा है कोई, जैसे कि हम गुड्स देते हैं, हमारा धंधा गुड्स का है या हमारा धंधा सर्विस देने का है और आपको एडवांस मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। लेकिन उसको 365 डेज में क्या कर देना, अप्रोप्रिएट कर देना। लेकिन अगर उस पर लीगल प्रोसीडिंग चल रही है तो 365 डेज की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। सो एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज and such advance is appropriated again supply within 360 days from acceptance of that money except legal dispute। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए एडवांस मिल रहा है किसी एग्रीमेंट के अंदर, तो वो एडवांस डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, प्रोवाइडेड आपने उस एडवांस को प्रॉपर्टी में एडजस्ट कब करा, जैसा जैसा एग्रीमेंट में लिखा था वैसा वैसा आप एडजस्ट करते चले गए। एडवांस रिसीव्ड अंडर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट से जो कैपिटल गुड्स के लिए है तो उस केस में भी नहीं माना जाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर मिल रहा है फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज नहीं माना जाएगा। या कोई अमाउंट जो कि अलाउड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या अगर आपकी कंपनी किसी रेगुलेटर से रेगुलेट होती है यानी सेक्टोरल रेगुलेटर है, अगर उसने कोई अमाउंट बताया हुआ है उतने अमाउंट तक आप ले रहे हो तो भैया कोई डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। एडवांस फॉर सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स पब्लिकेशन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट आता है मेन कि अगर आप कोई पैसा कंसीडरेशन ले लेते हो फ्यूचर सर्विसेज के लिए जो कि वारंटी की नेचर की है या मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के नेचर की है, तो आप कितने सालों तक का वो ले सकते हो पैसा, आप ले सकते हो 5 साल तक का, फ्यूचर के 5 सालों तक का। या कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस, उस बिजनेस में कितने सालों तक नॉर्मली वारंटी दी जाती है, उस बिजनेस में नॉर्मली कितने सालों का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, विच एवर इज लोअर, अगर इससे ज्यादा का लोगे तो डिपॉजिट मान लिया जाएगा। ठीक है। अगर पॉइंट ए बी सी रिफंडेबल हो जाते हैं, क्यों, बिकॉज कंपनी के पास परमिशन नहीं थी, तो हम उन्हें डिपॉजिट मान लेंगे। या कोई भी अमाउंट जो कि रिफंडेबल हो जाता है तो हमें 15 दिन के अंदर पैसा वापस कर देना है, वरना उन्हें भी डिपॉजिट ट्रीट कर लिया जाएगा। अब चलते हैं, सबसे पहले सीखते हैं मेंबर से अगर डिपॉजिट्स लेना है तो क्या बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। सेक्शन 73 से स्टार्ट करते हैं, पूरा ध्यान यहां पर रखिएगा। सुनिए, कोई भी कंपनी ना तो इनवाइट कर सकती है, ना तो एक्सेप्ट कर सकती है, ना तो रिन्यू कर सकती है क्या, पब्लिक से डिपॉजिट, एक्सेप्ट एज पर प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। यानी अगर इस चैप्टर का प्रोसीजर फॉलो करा तो पब्लिक से भी पैसा ले लेना, अदरवाइज नहीं ले सकते आप डिपॉजिट पब्लिक से। ठीक है, ओके सर। बट मेन सेक्शन जो बात करता है वो मेंबर से पैसा लेने की बात करता है कि भैया मेंबर से डिपॉजिट्स क्या लेना है। बहुत सिंपल है, पहले शॉर्ट में देखते हैं। जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लेंगे, एक सर्कुलर बनाएंगे, सर्कुलर में कुछ कंटेंट आएगा जो हम डिस्कस करेंगे, वो आरओसी को दिया जाएगा और इसके साथ एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसमें 2 बातें लिखी होंगी। और सर्कुलर फिर आरओसी को देने के बाद किसको दे दिया जाएगा, मेंबर्स को दे दिया जाएगा। मेंबर्स हमें पैसे देंगे, मतलब डिसाइड करेंगे कि वो देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं, और अगर वो देना चाहते हैं तो हम उस डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर डिपॉजिट रिसीट को इशू कर देंगे। एंड देन एज पर लॉ DRR, डिपॉजिट रिडम्पशन रिजर्व भी बना देंगे और हम इन्वेस्टमेंट भी करके रखेंगे सेपरेट बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये तो शॉर्ट में हो गया। अब चलते हैं डिटेल में। देखो, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए मेंबर से बोल रहा हूं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा जनरल मीटिंग में, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, इशुएंस ऑफ सर्कुलर। अभी जो सर्कुलर है ना, ये आपको फॉर्म डीपीटी 1 में, कौन से फॉर्म में, फॉर्म डीपीटी 1, एमसीक्यू के लिए याद रखना, फॉर्म डीपीटी 1 में सर्कुलर में क्या क्या बातें लिखी होंगी, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की क्रेडिट रेटिंग, कंपनी के एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ डिपॉजिटर कितने हैं, अमाउंट कितना बाकी है, बकाया है देना पुराने डिपॉजिटर्स को, अदर पर्टिकुलर्स जो प्रिस्क्राइब होंगे, ये सारी बातें उसमें लिखी होंगी। किस में लिखी होंगी, सर्कुलर में। क्यों लिखी होगी, ताकि मेंबर से डिसाइड कर सके कि कंपनी को डिपॉजिट देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। और ये किसको जाएगा, आरओसी को जाएगा। कब जाएगा, 30 डेज बिफोर डेट ऑफ इशू, यानी इशू की डेट से कम 30 दिन पहले तो ये चला जाना चाहिए, विद इन 30 डेज तो ये चला जाना चाहिए। इस पर साइन कौन करता है, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर साइन करते हैं। कौन साइन करता है, कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर इस पर साइन करते हैं। इशू टू
ऑल मेंबर्स, इशू टू ऑल मेंबर, ये सारे मेंबर्स को दिया जाएगा, ये न्यूज़पेपर में डाला जाएगा इंग्लिश और वर्नाकुलर, और हर साल के लिए एक नया, हर फाइनेंशियल ईयर के लिए एक नया सर्कुलर बनाया जाता है। ओके सर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर का जो सर्टिफिकेट इस सर्कुलर के साथ जाता है उसमें क्या लिखता है ऑडिटर? उसमें बेटा वो लिखता है कि कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है डिपॉजिट और इंटरेस्ट के रिपेमेंट में, या अगर किया था, या अगर किया भी था तो 5 साल बीत चुके हैं, लैप्स हो चुके हैं जब हमने उस डिफॉल्ट को मेड गुड किया था। डिफॉल्ट की डेट से 5 साल नहीं गिनने हैं, कहां से गिनने हैं? जब हमने उस डिफॉल्ट को ठीक किया था मेरे बच्चा, डिफॉल्ट को ठीक किया था। ये बात कहां लिखी होगी? स्टैट्यूटरी ऑडिटर के सर्टिफिकेट में लिखी होगी। इस बात पर आरओसी भरोसा कर लेगा कि हाँ ऑडिटर बोल रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहा है, एक्सपर्ट बोल रहा है, तो सही बोल रहा होगा। उसके बाद बेटा डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व्स की बात करते हैं। डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व दैट इज डीआरआर की अगर हम बात करते हैं, इसका पर्पस, ये फ्री रिजर्व नहीं होता है, इसका पर्पस होता है रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। करेक्ट। कीप इन सेपरेट बैंक अकाउंट ऑफ शेड्यूल्ड बैंक, शेड्यूल्ड बैंक में एक सेपरेट बैंक अकाउंट रख के हम डीआरआई दैट इज डिबेंचर, डिबेंचर कह रहा हूं, डिपॉजिट की इन्वेस्टमेंट बनाते हैं, डिपॉजिट रिपेमेंट इन्वेस्टमेंट्स में रखते हैं। ओके सर। कंपनी टू डिपॉजिट ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ऑफ ईच ईयर, कंपनी टू डिपॉजिट 30 अप्रैल को, हर साल के 30 अप्रैल या उससे पहले क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना, कम से कम 20% जो डिपॉजिट मैच्योर होने वाले, कब? फॉलोइंग मतलब नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में जो डिपॉजिट रिडीम हो रहे हैं उसका कम से कम 20% हमें जमा कराना पड़ेगा इस रिजर्व में। और एक और इंपॉर्टेंट बात, लेकिन किसी भी हालत में इस साल का डीआरआर क्या नहीं होना चाहिए? कभी भी डीआरआर क्या नहीं होना चाहिए? 20% ऑफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट मैच्योरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी करंट फाइनेंशियल ईयर में जितना टोटल क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है डिपॉजिट, उसका 20% से नीचे नहीं जाना चाहिए। डालना कितना है? नेक्स्ट ईयर का देखकर, मेंटेन कितना करना है? करंट ईयर का देखकर। ओके सर। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट बाय कंपनी, ये जो हमने स्टैट्यूटरी ऑडिटर वाला सर्टिफिकेट पढ़ा था वही सेम बात कंपनी भी सर्टिफाई करती है कि भैया हमने कोई डिफॉल्ट नहीं करा, अगर किया था तो 5 साल हो गए हैं ठीक करे हुए। ओके सर। प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी इफ एनी फॉर रिपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट और द इंटरेस्ट देयर ऑन, यानी अगर हमने बोला है कि भैया सिक्योरिटी देंगे तो आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। और अगर वो अनसिक्योर्ड है, चाहे फुली अनसिक्योर्ड है चाहे पार्शियली अनसिक्योर्ड है, आपको क्लियरली हर जगह क्या लिखना पड़ेगा? पार्शियली अनसिक्योर्ड को भी और फुली अनसिक्योर्ड को भी हर जगह अनसिक्योर्ड डिपॉजिट बुलाना पड़ेगा। सो फुली अनसिक्योर्ड डिपॉजिट एंड पार्शियली सिक्योर्ड डिपॉजिट आर टर्म्ड एज अनसिक्योर्ड डिपॉजिट एवरीवेयर। सर्कुलर में आपको चाहे सर्कुलर हो, चाहे फॉर्म हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट हो, हर जगह बेटा ऐसे ही लिखा होगा। अगर कंपनी फेल हो जाती है अपना डिपॉजिट रीपे करने में या डिपॉजिट के ऊपर का इंटरेस्ट रीपे करने में, तो डिपॉजिटर के पास एक राइट है, वो जा सकता है। कहां जा सकता है? ट्राइब्यूनल के पास जा सकता है। क्यों जा सकता है? ताकि ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे दे कंपनी को कि भैया इनका पैसा दे दो, इनका पैसा दे दो, जो भी सम ड्यू हुआ है, ठीक है, और जो भी लॉस इनको हुआ है वो वाला लॉस भी इन्हें बियर करवा दो। ओके सर। जो ऊपर की बातें हमने पढ़ी ना, कौन सी बातें? सर्कुलर की, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्कुलेशन विद सर्कुलर विद आरओसी की, डीआरआर अकाउंट की और स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट की, ये 3 टाइप की प्राइवेट कंपनी को नहीं लगती है। 3 टाइप की प्राइवेट कंपनी एग्जम्प्ट है। टाइप 1, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो पैसा मेंबर से ले रही है, बट कितना पैसा ले रही है? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का 100% तक ले रही है। दूसरी टाइप 2 कौन सी है? अगर एक प्राइवेट कंपनी जो कि स्टार्टअप कंपनी है, अगर वो 5 इयर्स, कितने सालों तक? उसे अभी तक भैया इन कॉर्पोरेशन के 5 साल कंप्लीट नहीं हुए, उसके बीच में अगर वो ले रही है, ठीक है। और तीसरा मेरे बच्चा, प्राइवेट कंपनी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं मार्क कर देता हूं। प्राइवेट कंपनी जो 3 कंडीशन फुलफिल करती है, ऑल दी 3, कोई सी भी 3 नहीं, ऑल दी 3। पहली कंडीशन, नॉट एन एसोसिएट और सब्सिडियरी ऑफ एनी अदर कंपनी, ठीक है, सब्सिडियरी नहीं होनी चाहिए, एसोसिएट नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इसकी जो बोरोइंग बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बॉडी कॉर्पोरेट से मिलाकर है वो कम है। इससे देखना, हां, लोअर ऑफ, यहां पे इन दोनों अमाउंट का लोअर किया जाएगा। पेड अप शेयर कैपिटल को 2 से मल्टीप्लाई कर देना या 50 करोड़, विच एवर इज लोअर, जो अमाउंट आएगा
उससे इस कंपनी की बोरोइंग कम है। और तीसरा, कंपनी हैज नो ऑनगोइंग सबसिस्टिंग मतलब ऑनगोइंग डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। जब डिपॉजिट ले रही है तो उसने किसी भी टाइप की बोरोइंग्स का सबसिस्टिंग डिफॉल्ट ऑनगोइंग डिफॉल्ट नहीं किया हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टेन्योर ऑफ डिपॉजिट। आप जानते हो डिपॉजिट कभी भी ऐसे नहीं हो सकते जिनका टेन्योर ही नहीं बताया गया है। मिनिमम टेन्योर 6 मंथ होता है, मिनिमम टेन्योर 6 मंथ होता है और मैक्सिमम टेन्योर 36 मंथ होता है और ये कभी भी रीपेबल ऑन डिमांड नहीं होते हैं। हाउएवर एक एक्सेप्शनल केस है जहां पर अगर कंपनी चाहे तो 6 महीने से कम कर सकती है। दैट इज कितने महीने के लिए कर सकती है? 3 महीने, इससे कम तो वो भी नहीं कर सकती। मिनिमम टेन्योर 3 महीने हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो डिपॉजिट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? नॉट मोर देन, मैक्सिमम कितना? 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो ये लिमिट भी आपको टेन्योर्स जो है याद रखने हैं। ओके सर। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर, अब मेंबर से हम कितना अमाउंट का डिपॉजिट रेज कर सकते हैं? ओल्ड प्लस न्यू सारे डिपॉजिट्स मिलाकर बात कर रहे हैं कि टोटल कंपनी के पास एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना डिपॉजिट रखना अलाउड है मेंबर से लेकर। तो बेटा अगर आप स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनी हो, स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनी मतलब दो टाइप की प्राइवेट कंपनी, एक स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी जिसको 10 साल हुए हैं, इनकॉर्पोरेशन जिसको विद इन 10 ईयर्स यानी इनकॉर्पोरेट होने के 10 साल तक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो प्राइवेट कंपनी, वो प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी। और दूसरी प्राइवेट कंपनी जो सेटिस्फाई करती है 3 कंडीशन जो मैंने अभी ऊपर बताई थी। तो अगर आप उसमें से हो तो आपके ऊपर मेंबर से कोई भी लिमिट नहीं है, जितना पैसा उठा सकती हो उठा लो, मेंबर देने को रेडी होना चाहिए। लेकिन अगर आप इन दो कंपनियों को छोड़ के कोई और प्राइवेट कंपनी हो या आप एक आईएफएससी पब्लिक कंपनी हो तो 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और बाकी अदर्स कंपनी यहां पे कौन बचेगी? पब्लिक कंपनी बच गई अदर देन आईएफएससी पब्लिक कंपनी, उनको 35% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो ये लिमिट है जो डिपॉजिट्स की हम ले सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट एक कंपनी डिपॉजिट्स पर कितना दे सकती है? जितना एनबीएफसी को अलाउड है, जितना एनबीएफसी को डिपॉजिट्स देना अलाउड है। कौन अलाउ करता है बेटा? आरबीआई प्रिस्क्राइब करता है, उससे ज्यादा नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? बिकॉज अगर उससे ज्यादा देगी तो लोग एनबीएफसी से लोन की जगह कंपनियों को ही डिपॉजिट देना चालू कर देंगे ना, एनबीएफसी को पैसे देने की जगह। तो इसीलिए ऐसा है ताकि कंपटीशन बना रहे। मैक्सिमम रेट ऑफ ब्रोकरेज पेबल ऑन डिपॉजिट्स, मैक्सिमम रेट ऑफ कितना डिपॉजिट्स पर जो ब्रोकरेज है वो कितना दिया जा सकता है? अगेन मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई इन केस ऑफ एनबीएफसी के लिए जो है वही सेम यहां भी फॉलो किया जाएगा। क्या ज्वाइंट नेम में लोग डिपॉजिट्स ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना मैक्सिमम 3 की लिमिट है, इससे ऊपर का नहीं लिया जा सकता। ओके सर। डिपॉजिटर क्या करेगा अगर उसे डिपॉजिट करना है कंपनी में? वो एप्लीकेशन फॉर्म को फाइल करेगा और डिक्लेरेशन देगा। डिक्लेरेशन में क्या लिखेगा कि जो उसने मनी डिपॉजिट कराई है कंपनी में वो उसने किसी और पर्सन से बोरो नहीं करी है, उसने अपने पैसों में से कंपनी को ये पैसा दिया है। डिपॉजिटर अगर चाहे तो एक नॉमिनी भी रख सकता है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उसे लगता है कि अगर मेरे मर गया तो उसके बाद ये पैसा किसको वापस मिलना चाहिए, इसका इंटरेस्ट किसको मिलना चाहिए, तो वो नॉमिनी एक रख सकता है, नॉमिनेट कर सकता है एक पर्सन को। कब कर सकता है? स्टार्टिंग में या कभी भी कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिपॉजिट रिसिट नाउ, क्योंकि पैसा कंपनी के पास आ चुका है तो अब कंपनी का ये दायित्व बनता है, ये ड्यूटी बनती है कि वो पैसा लेने के बाद एज अ प्रूफ डिपॉजिटर को एक रिसीट दे, ताकि उसके पास एक प्रूफ रहे कि उसने कंपनी को भैया पैसा दिया हुआ है। सो डिपॉजिट रिसीट टू बी साइंड, कौन साइन करेगा? कंपनी का ऑथोराइज्ड ऑफिसर साइन करेगा। डिपॉजिट रिसीट में क्या लिखा होगा? डेट लिखी होगी, नेम लिखा होगा, एड्रेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी डेट लिखी होगी कि कब मैच्योर हो रहा है। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फर्निश डिपॉजिट रिसिट, कितने टाइम में दे देगी डिपॉजिटर या उसके एजेंट को? विद इन 21 डेज। अगेन एमसीक्यू का क्वेश्चन है, कितने डेज में दे देगी? विद इन 21 डेज। बट कहां से गिनेंगे 21 डेज? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ मनी, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ मनी, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ मनी या रियलाइजेशन ऑफ चेक। अगर उस बंदे ने चेक से पैसा दिया था तो चेक जिस दिन क्लियर हो जाएगा वहां से 21 डेज का विंडो कंपनी को मिलता है। ओके सर। कंपनी साथ ही साथ एक रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट भी मेंटेन करेगी जिसमें वो डिपॉजिटर का नाम लिखेगी। सो एवरी कंपनी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट शॉल मेंटेन रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। और ये कहां रखेगी संभाल कर? रजिस्टर्ड ऑफिस पर संभाल कर रखा जाएगा। कहां संभाल कर रखा जाएगा? रजिस्टर्ड ऑफिस पर संभाल के रखा जाएगा। और कंपनी को फाइलिंग ऑफ ड्यूली ऑडिटेड रिटर्न
DPT3 और यहां पर अमेंडमेंट भी आ गया है कि भैया अब हमें ऑडिट का भी, ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का भी डिक्लेरेशन इस चीज का लेकर देना पड़ता है विद आरओसी कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अप टू 31 मार्च। हर फाइनेंशियल ईयर के क्लोज का DPT3 कब तक जाएगा? ऑन और बिफोर 30 जून तक चला जाएगा। नेक्स्ट, पैनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर कोई कंपनी फेल हो जाती है, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड डिपॉजिट मैच्योरिटी डेट आ गई और हमने अब पैसा देना था डिपॉजिटर को वापस, बट नहीं दे पाती है, तो कंपनी को 18% पर एनम का इंटरेस्ट देना पड़ेगा फॉर दी ओवर ड्यू पीरियड। जितना डिले करोगे उतने टाइम तक 18% पर एनम का इंटरेस्ट लगता चला जाएगा। अब आते हैं पब्लिक से पैसा उठाने की बात करते हैं। ठीक है, आइए। तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक बाय कौन सी कंपनी? यहां लिखा तो सर्टेन है, बट कौन सी आप जानते हो, मैं भी जानता हूं। एलिजिबल कंपनी। एलिजिबल कंपनी ही सिर्फ पब्लिक से पैसा उठा सकती है। एलिजिबल कंपनी वो पब्लिक कंपनी होती है जिसका नेटवर्थ या तो नॉट लेस देन 100 करोड़, नॉट लेस देन 100 करोड़, या और है, या तो नेटवर्थ चेक कर लो या टर्नओवर चेक कर लो, टर्नओवर नॉट लेस देन 500 करोड़ है। इतना ही नहीं, इन दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, उसके बाद और भी कंडीशन है कि भैया प्रायर कंसेंट लेनी पड़ेगी। कैसे लेनी पड़ेगी? स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन। मेंबर से जब पैसा उठा रहा था ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लग रहा था, पब्लिक से पैसा उठा रहा हूं तो स्पेशल रेजोल्यूशन लग रहा है। और क्या लेना है? पैसा उठाने के बाद लेना है या पैसा उठाने से पहले? पहले प्रायर लिखा हुआ है तो पहले ले लेना है जनरल मीटिंग में। क्या ये स्पेशल रेजोल्यूशन की जगह ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन किसी केस में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी हो सकता है स्पेशल रेजोल्यूशन की जगह, अगर जो पैसा हम उठा रहे हैं वो विद इन द लिमिट ऑफ सेक्शन 180 है, दैट इज 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है। और ये जो रेजोल्यूशन की कॉपी है, जो भी ऑर्डिनरी है सर, जो रेजोल्यूशन की कॉपी है ना, वो आरओसी के पास बिफोर पब्लिक को इनवाइट करने से पहले इस रेजोल्यूशन की कॉपी आरओसी के पास चली जानी चाहिए। यहां पर क्रेडिट रेटिंग थोड़ा सा डिटेल में है, वहां पर सर्कुलर में भी क्रेडिट रेटिंग जा रही थी, बट पब्लिक के केस में थोड़ा सा डिटेल में आपको पॉइंटर क्रेडिट रेटिंग के बारे में पढ़ने की जरूरत है। पहला क्या होता है? अब क्रेडिट रेटिंग जो लेनी है ना, इस केस में अगर आप पब्लिक से पैसा उठा रहे हो तो रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से लेनी है, जो स्पेसिफाइड होती है फॉर एनबीएफसी। रिकॉग्नाइज से लेनी है, ओके सर। और रेटिंग हर साल लेनी है, जब तक डिपॉजिट्स का टेन्योर चलता रहेगा तब तक एवरी ईयर इस कंपनी को बार बार क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी। और ये क्रेडिट रेटिंग किसको बताएगी? जब ये पैसा पब्लिक से उठा रही है ना, तो पब्लिक को बताएगी कि भाई मेरी इतनी क्रेडिट रेटिंग है, देख लो तुम मुझ पर भरोसा करके पैसा देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो। कॉपी ऑफ क्रेडिट रेटिंग आरओसी को भी दी जाएगी। कब दी जाएगी? जब हम फॉर्म DPT3 उस पर फाइल करेंगे तो उनको भी दी जाएगी। क्रेडिट रेटिंग कितनी होनी चाहिए? अगर आप पब्लिक से पैसा उठाने जा रहे हो तो कितनी क्रेडिट रेटिंग हो कि आपकी कंपनी जा सकती है? तो क्रेडिट रेटिंग शॉल नॉट बी बिलो द मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग, यानी जो रेटिंग बताई गई है फिक्स्ड डिपॉजिट्स के लिए जो रेटिंग होती है उससे कम की आपकी क्रेडिट रेटिंग नहीं होनी चाहिए। क्रिएशन फॉर चार्ज इन केस ऑफ सिक्योर डिपॉजिट। अगर आप अपने डिपॉजिट सिक्योर डिपॉजिट दे रहे हो तो उस केस में भैया चार्ज क्रिएट करना पड़ता है। चार्ज किस पे क्रिएट, कितने दिनों में क्रिएट होगा? विद इन 30 डेज। डिपॉजिट क्रिएट होने के 30 डेज के अंदर चार्ज क्रिएट कर लेना है। चार्ज किसके फेवर में करोगे? या तो डिपॉजिट होल्डर के या डिपॉजिटर के ट्रस्टी के ऊपर आप ये चार्ज उसके फेवर में करोगे। और अमाउंट ऑफ चार्ज कम से कम कितने का चार्ज करोगे? कम से कम कितने का चार्ज करोगे? जितने का आपने डिपॉजिट किया सिर्फ उतने का, ना, साथ में इंटरेस्ट का अमाउंट। यानी पैसा अगर आपने 100 करोड़ उठाया प्लस 20 करोड़ का आप इंटरेस्ट पे करने वाले हो तो 120 करोड़ का चार्ज क्रिएट होगा, ये बोला गया है। और कंपनी ये चार्ज अपने टेंजिबल एसेट्स पे करेगी, इनटेंजिबल एसेट्स पे नहीं कर सकती, जैसे कि गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट एटसेट्रा। मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो आपने दी है उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? वो कौन निकालेगा? रजिस्टर्ड वैल्यूअर निकालेगा। कौन निकालेगा? रजिस्टर्ड वैल्यूअर निकालेगा। एंड चार्ज कैन बी क्रिएटेड ऑन बोथ, टेंजिबल में चाहे फिर मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, टेंजिबल होनी चाहिए, इनटेंजिबल में अलाउड नहीं है। नाउ जब हम ट्रस्टी की बात करते हैं तो थोड़ा सा ट्रस्टी को आप डिटेल में समझ लेते हैं।
कि ट्रस्टी कितने होने चाहिए। क्या एक ही ट्रस्टी अपॉइंट करना है या कंपनी मल्टीपल भी कर सकती है? मल्टीपल भी कर सकती है। सो वन और मोर ट्रस्टी नीड टू बी अपॉइंटेड बाय कंपनी। कौन अपॉइंट करेगा? डिपॉजिट होल्डर, डिपॉजिटर या कंपनी? बाय कंपनी लिखा हुआ है, कंपनी अपॉइंट करेगी। क्यों अपॉइंट करेगी? फॉर क्रिएटिंग सिक्योरिटी फॉर द डिपॉजिट। और इससे पहले हमें रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ेगी। ट्रस्टी को अपॉइंट करने से पहले ट्रस्टी की हां तो पूछ लो, तो ट्रस्टी की रिटर्न कंसेंट लेने की जरूरत होगी। स्टेटमेंट शॉल अपीयर इन सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट, मतलब आप जो सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हो ना, उसमें यह बात लिखी होनी चाहिए। क्या बात मेंशन होनी चाहिए? कि ट्रस्टी ने अपनी कंसेंट दे दी है अपॉइंटमेंट के लिए और कंपनी ट्रस्ट डीड उस पर्सन के साथ एग्जीक्यूट कर लेगी। कितने दिन पहले? सर्कुलर इशू के 7 दिन पहले, एटलीस्ट 7 दिन पहले यह चीज हो जाएगी। ट्रस्टी कैन नॉट बी रिमूव्ड। ट्रस्टी जो है एक बार आ गया तो जब तक उसका सेशन, जब तक उसका टर्म एक्सपायर नहीं होता आप उसे निकाल नहीं सकते। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, हर जगह एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि अगर आप सारे डायरेक्टर्स की, कितने डायरेक्टर्स की? सारे डायरेक्टर्स की जो बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट है, अगर उनकी कंसेंट ले लोगे तो ट्रस्टी को निकाला जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपकी कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन लगता है तो उस केस में कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए बोर्ड मीटिंग के अंदर, तब वो 100% माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ओके सर। ट्रस्टी कौन बन सकता है? क्वालिफिकेशन ऑफ ट्रस्टी क्या है? ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आता है इससे कि क्वालिफिकेशन ऑफ ट्रस्टी। तो मेरे बच्चा, पर्सन इंक्लूडिंग अ कंपनी, यानी यहां पर सिर्फ इंडिविजुअल ही नहीं बल्कि कंपनी भी ट्रस्टी का रोल निभा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना वो इनमें फॉल नहीं करनी चाहिए। इनमें वो, सुन लो, वो डायरेक्टर नहीं होनी चाहिए, केएमपी नहीं होनी चाहिए, ऑफिसर नहीं होनी चाहिए, इंप्लॉय नहीं होनी चाहिए जिसे आप अपॉइंट कर रहे हो ट्रस्टी को। किसका? कंपनी का, एसोसिएट का, सब्सिडियरी का, होल्डिंग का। ओके सर। वो कंपनी का डिपॉजिटर नहीं होना चाहिए। इनडेटेड टू कैश, इनडेटेड नहीं होना चाहिए इन लोगों से। कैश मतलब यहां पे क्या है? कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडियरी, होल्डिंग या सब्सिडियरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, यानी हमारी होल्डिंग की सब्सिडियरी, यानी हमारी सिस्टर कंसर्न की बात हो रही है या को सब्सिडियरी की बात हो रही है, उसकी बात ये कर रहे हैं। हैज एनी मटेरियल पेक्यूनरी रिलेशन विद द कंपनी, उसका कंपनी के साथ कोई भी पेक्यूनरी रिलेशन यानी फाइनेंशियल मटेरियल, जो पेक्यूनरी यहां पे फाइनेंशियल्स की बात हो रही है, कोई मटेरियल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए उसके साथ। एंड हैज एंटर्ड इनटू, और ये गारंटी में भी एंटर नहीं होना चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल डेट, डिपॉजिट्स की, प्रिंसिपल गेट्स की गारंटी में, या उससे रिलेटेड। किससे बेटा? ए पॉइंट से रिलेटेड जो है उसका रिलेटेड नहीं होना चाहिए। उसका रिलेटिव किसका? डायरेक्टर, केएमपी, ऑफिसर, एम्प्लॉय का रिलेटिव भी नहीं होना चाहिए। ओके सर। नेक्स्ट आता है पब्लिक से कितना पैसा उठा सकते हैं। मेंबर से तो हमने सीख लिया था कितना पैसा उठा सकते हैं, बट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स हम कितना ले सकते हैं, यहां पर भी न्यू प्लस एग्जिस्टिंग यानी टोटल डिपॉजिट्स की बात हो रही है। तो अगर आपकी कंपनी एक एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी है तो वो पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या कर सकती है? 35%, जी हाँ 35% तक ले सकती है। लेकिन अगर मैं अदर गवर्नमेंट कंपनी को छोड़ के अदर एलिजिबल कंपनीज की बात करता हूं तो वो मेंबर से 10% तक और पर्सन अदर देन मेंबर से 25% तक उठा सकती हैं। बट ये 10% 25% किसका लेंगे? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का लिया जाएगा। ओके सर। इस केस में जो सर्कुलर होगा ना वो एडवर्टाइजमेंट की फॉर्म में इशू किया जाता है और वो मेंबर्स को भेजने की जरूरत है क्या? मेंबर से उठा रहे थे तो मेंबर से भेजते, अब तो सीधा न्यूज़पेपर में दे देंगे, इंग्लिश और वर्नाकुलर में दे देंगे। अगर कंपनी की कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट में दे देंगे। इशूड इन द नेम ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ये किसके नाम पे कि कौन इशू कर रहा है उस सर्कुलर को या उस एडवर्टाइजमेंट को? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इशू किया हुआ है। कॉपी किसको देंगे? आरओसी को देंगे, वही अगेन 30 डेज प्रायर टू इशू दे देंगे एंड साइंड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स किया जाएगा। और हर साल के लिए फ्रेश सर्कुलर दिया जाएगा। डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर एंड सर्कुलर इन फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट, सर्कुलर हम कब देते हैं? जब मेंबर से पैसा उठाते हैं, और सर्कुलर इन फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट कब देते हैं? जब पब्लिक से पैसा उठाते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान देना, डेट ऑफ इशू ऑफ एडवर्टाइजमेंट और डेट ऑफ इशू ऑफ सर्कुलर में थोड़ा सा फर्क है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। इशू ऑफ एडवर्टाइजमेंट की डेट कब मानी जाएगी?
जिस दिन वो न्यूज़पेपर में प्रिंट होगा। लेकिन सर्कुलर की डेट कौन सी मानी जाएगी? जिस दिन हमने मेंबर्स को भेजने के लिए डिस्पैच कर दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके सर, फिर बड़े सारे पॉइंट जो हमने ऊपर पढ़ लिए ना, अरे भाई मेंबर्स के लिए जो पॉइंट्स पढ़ लिए यार, वही सेम पॉइंट्स पब्लिक को भी एप्लीकेबल है। यानी टेन्योर फॉर डिपॉजिट सेम पॉइंट, 6 महीना, 36 महीना, 3 महीना। डिपॉजिट रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट अगले ईयर का 20% बट मिनिमम करंट ईयर का 20%। मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैक्सिमम रेट ऑफ ब्रोकरेज, डिक्लेरेशन बाय द डिपॉजिटर, डिपॉजिट इन ज्वाइंट नेम्स, नॉमिनेशन बाय डिपॉजिटर, डिपॉजिट की रिसीट, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट, फाइलिंग रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, पैनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सारे पॉइंट कॉमन पॉइंट है जो हमने मेंबर्स में पढ़े थे, वही पब्लिक के लिए भी कॉमन पॉइंट्स दिए गए हैं। तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट है अब हम उस पे पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको फिर से मैं मार्क करा देता हूं। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर कोई डिपॉजिटर समय पूरा होने से पहले, अगर कोई डिपॉजिटर समय पूरा होने से पहले आ जाता है, कहां आ जाता है सर? कहां आ जाता है? पैसे मांगने। तो उसे हम कहते हैं प्री मैच्योर रीपेमेंट, बिकॉज मैच्योरिटी नहीं हुई ना अभी उसकी, बट वो आ गया कंपनी मुझे पैसे चाहिए। सो अगर डिपॉजिटर रिक्वेस्ट कर रहा है प्री मैच्योर पेमेंट की, लेकिन वो ये रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन कब? कम से कम उसे पैसे दिए 6 महीने हो जाने चाहिए, तभी वो आकर करेगा। तो आफ्टर 6 मंथ वो आके करेगा, बट बिफोर एक्चुअल डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो हम उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देंगे? मान लो उसने पैसा हमारे पास 3 साल यानी 36 मंथ के लिए जमा कराया था, बट वो हमारे पास 24th मंथ में ही आ गया। तो वो कह रहे हैं कि 36 मंथ का इंटरेस्ट मत देखना, जो 24 मंथ का इंटरेस्ट है ना, जब वो आपसे आया है उस मंथ का इंटरेस्ट देखना, ठीक है? और उसमें से 1% इंटरेस्ट पेनल्टी का काट देना, और जितना उसका बनता है अमाउंट ड्यू उसको पे कर देना, उसको पे कर देना। लेकिन राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट यहां पर चलता है। राउंडिंग ऑफ को ईयर में कैसे राउंड ऑफ करते हैं देख लो। स्टेप 1, राउंड ऑफ द पीरियड इन ईयर। यानी वो जब पैसे लेने आया, मान लो 2 साल 3 महीने में आया, तो ये क्योंकि 6 महीने से कम है, पार्ट ऑफ द ईयर 3rd मंथ है ना, 2 साल तो कंप्लीट हो गए, लेकिन तीसरा 3 मंथ हुए हैं, बाकी आगे के नहीं हुए। तो इग्नोर कर देना, क्या कर देना? इस 6 मंथ वाले पार्ट को, अगर 6 महीने से कम है तो इग्नोर कर देंगे, यानी 2 साल 3 महीने को कितना काउंट करेंगे? 2 साल काउंट किए जाएंगे, ठीक है? ओके सर। और 2 साल का जो इंटरेस्ट रेट होगा उसमें से -1% किया जाएगा। बट अगर 6 मंथ और मोर है, जैसे कि 2 साल 7 महीने के लिए, उस केस में क्या होगा? राउंडेड ऑफ टू नेक्स्ट ईयर, राउंडेड ऑफ टू नेक्स्ट ईयर, दैट इज 3 साल कर देंगे। और 3 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो इंटरेस्ट में से 1% माइनस करके हम उतने ड्यूरेशन का देंगे। ड्यूरेशन एक्चुअली लेंगे जब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, ये रेट के कैलकुलेशन के लिए कि रेट कौन सा लेना है, राउंडिंग ऑफ। लेकिन जब अमाउंट कैलकुलेट होगा तो एक्चुअल पीरियड जो उसने हमारे पास पैसा रखा था उस पर होगा। क्लास में आपने देखा होगा तो आपको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। सो स्टेप 2 होता है डिडक्ट 1% फ्रॉम द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर पीरियड कैलकुलेटेड इन स्टेप 1, ठीक है? लेकिन ये जो 1% का रिडक्शन है, ये 2 केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर वो पैसे मांगने नहीं आया, कंपनी खुद ही पैसा वापस दे रही है, डिपॉजिट इज प्रीमेच्योरली रीपेड बाय द कंपनी, कि कंपनी कह रही है अरे नहीं नहीं तुम नहीं मांग रहे हो, मैं दे रही हूं, क्योंकि मुझे मेरे डिपॉजिट्स विद इन द लिमिट लाने हैं, जो मेरे ऊपर 35% 25% की लिमिट लगी है ना, उसकी वजह से मैं तुम्हारा जल्दी पैसा दे रही हूं, तो इसलिए मैं तुम्हारा पेनल्टी अमाउंट नहीं काट रही हूं। या अगर पैसा दिया जा रहा है वॉर रिस्क की वजह से, या कोई और बेनिफिट्स टू पर्सोनल ऑफ नेवल, मिलिट्री और एयर फोर्सेज या उनकी फैमिली को इमरजेंसी में दिया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 352 के, ठीक है सर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरे बच्चों, अगर कोई डिपॉजिटर रिन्यू कराने आ गया, कह रहा है जी मुझे ना आपकी कंपनी बड़ी अच्छी लगी है, मैं इसे मैच्योरिटी से पहले, अभी उसका ड्यू डेट नहीं आया, बट वो पहले आ गया, सर 3-4 महीने बचे हैं ना, मेरा डिपॉजिट 3-4 महीने, मैं चाहता हूं आप और 2 साल के लिए रख लो सर मेरा पैसा, और 2 साल के लिए रख लो। क्यों कर रहा है वो ऐसा? बिकॉज वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाना चाहता है। वो क्यों कर रहा है? बिकॉज वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाना चाहता है, उसे पता है अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाला है नए डिपॉजिट्स में, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। देन
द कंपनी शॉल पे हिम, तो कंपनी उसे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पे करेगी, प्रोवाइडेड उसने जो डिपॉजिट रिन्यू किया है वो अनएक्सपायर्ड पीरियड, मतलब अगर उसका डिपॉजिट जो करंट डिपॉजिट था उसके 3 महीने रह गए थे और उसने 3 महीने की जगह कहा कि मैं 1 साल के लिए कंटिन्यू करना चाहता हूं, यानी एक्स्ट्रा 9 मंथ के लिए उसने पैसा कंपनी के पास रखा है, तब उस केस में हम उसे देंगे। सो इफ डिपॉजिट इज रिन्यूड फॉर पीरियड लोंगर देन अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ डिपॉजिट। नाउ क्या कंपनी टर्म्स एंड कंडीशन डिपॉजिट्स के या ट्रस्ट डीड के चेंज कर सकती है? तो देखो, कंपनी हैज नो राइट टू अल्टर एनी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द डिपॉजिट, ट्रस्ट डीड, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विच में प्रूव डेट्रीमेंटल, जिससे डिपॉजिटर का इंटरेस्ट हैम्पर हो रहा है, आफ्टर इशू ऑफ सर्कुलर और द सर्कुलर इन फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड। ठीक है, हमने इशू करके अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिए तो हम कोई ऐसा चेंज नहीं ला सकते जो डेट्रीमेंटल हो, जो कि अगेंस्ट हो, ठीक है, डिपॉजिटर्स की। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वैलिडिटी ऑफ द सर्कुलर, एक सर्कुलर की वैलिडिटी क्या होती है? अर्लियर ऑफ 3 डेट्स, इन तीनों डेट में से जो डेट पहले आएगी, पहला फाइनेंशियल ईयर, जिस साल में आपने सर्कुलर इशू किया था उस साल का फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, वहां से 6 महीने तक की वैलिडिटी। दूसरा, डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ले डाउन किया गया कंपनी ने, बट अगर कंपनी ने कोई एजीएम ही नहीं रखी तो लास्ट डेट टू कंडक्ट दी एजीएम, लास्ट डेट टू कंडक्ट दी एजीएम। ओके सर, नाउ सेक्शन 74 नॉट दैट मच रेलेवेंट, बट ठीक है, दिया हुआ है तो पढ़ लेते हैं। इफ डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड बिफोर कमेंसमेंट, यहां पर ये बात कर रहे हैं ट्रांजिशनरी प्रोविजन की, कि भैया ये चैप्टर अफेक्टिव होने से पहले लोग कंपनीज एक्ट 1956 फॉलो करते थे। तो 1 अप्रैल 2014 को जब ये चैप्टर नोटिफाई हुआ तो उस केस में अगर कोई पुराने डिपॉजिट थे जो हमने 1 अप्रैल 2014 से पहले लिए थे कंपनी ने और वो अभी तक पे नहीं हुए, कभी तक 1 अप्रैल 2014 तक, तो आरओसी के पास क्या करना पड़ेगा? एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा, ठीक है, और इसे जो पैसा है वो रीपे कर देना होगा। कब रीपे कर देना होगा? रीपे विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम, क्या 3 ईयर्स में पे कर देना पड़ेगा, या ड्यू डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर जो होगी तो हमें उसे पे कर देना होगा। ओके सर, ऑन एप्लीकेशन बाय कंपनी, अगर क्या हम इस टाइम लिमिट को एक्सटेंड करा सकते हैं? यस, कंपनी अगर चाहे तो एनसीएलटी दैट इज ट्राइब्यूनल के पास जाकर एक्सटेंड करा सकती है टाइम लिमिट टू रिपे द डिपॉजिट, एक्सटेंड करा सकती है टाइम लिमिट टू रिपे द डिपॉजिट। और यहां पर भी पेनल्टी है पुराने डिपॉजिट्स में, अगर आपने रिपे करने में क्या करी, ज्यादा प्रॉब्लम करी तो, ज्यादा प्रॉब्लम करी तो यहां पर भी कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट, कंपनी मिनिमम 1 करोड़, मैक्सिमम 10 करोड़, ऑफिसर इन डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स, और यहां पर एंड नहीं है, वहां एंड था, यहां पर और है, फाइन मिनिमम 25 लाख, मैक्सिमम 2 करोड़, या दोनों लग सकता है, या दोनों लग सकता है। अब जैसा कि हमने देखा कि कंपनी, अगर एलिजिबल कंपनी आपको पता करनी है तो हमें उसकी नेटवर्थ देखनी पड़ेगी, तो उस नेटवर्थ को समझने के लिए हमें नेटवर्थ का कैलकुलेशन देखना पड़ेगा, नेटवर्थ की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, क्या क्या चीजें नेटवर्थ में ऐड होंगी, क्या क्या चीजें नेटवर्थ में लेस होंगी, और क्या क्या चीजें नेटवर्थ करते हुए इग्नोर कर दी जाएंगी। ओके सर, तो पहला मेरे बच्चा पेड अप शेयर कैपिटल ऐड हो जाएगी, उसमें फिर फ्री रिजर्व्स ऐड हो जाएंगे, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ऐड हो जाएगी, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है ऐड हो जाएगा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है लेस हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस ऐड हो जाएगा और डेबिट बैलेंस लेस हो जाएगा नेटवर्थ में। ओके सर, वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ठीक है, वो भी लेस हो जाएंगे,
अगर कंपनी ने कोई डिफर्ड एक्सपेंडिचर या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर किया है जो अभी तक राइट ऑफ यानी पीएनएल को हिट नहीं किया है, वो भी माइनस हो जाएगा, कंपनी की नेटवर्थ निकल जाएगी। लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना, जब आप नेटवर्थ कैलकुलेट कर रहे हो तो इसमें वो वाले रिजर्व मत ले लेना जो कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट से बने हैं, जो कि डेप्रिसिएशन को राइट बैक करने से बने हैं या एमलगमेशन की वजह से बने हैं। तो उन रिजर्व्स को क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। ओके सर, तो यहां पे मेरे बच्चा हमारा कौन सा चैप्टर खत्म होता है, डिपॉजिट्स का चैप्टर खत्म होता है। कि ये छोटा चैप्टर है, सारे पॉइंटर्स मैंने कवर कर लिए हैं। जैसे ही आप ये लेक्चर देखेंगे, ज्यादा टाइम नहीं देना है, 30 to 40 मिनट्स जो बुक आपको दी गई है क्वेश्चन की, वो वाली क्लास में जिस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर दो, इजीली सॉल्व हो जाएंगे और फिर हम लोग मिलेंगे एमसीक्यू सेशंस के लिए।